नमस्कार। मिलेट्स स्कूल ऑन एयर के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। चूँकि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इफ़को, नाबार्ड और नाहिब का ये संयुक्त आयोजन है कि हम हर हफ्ते आपको मिलेट से संबंधित एक विशेष बातचीत सुनवाते हैं। हमारे साथ एक विशेषज्ञ होते हैं जो आपको मिलेट से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनका जानना न सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है बल्कि पूरे समुदाय के लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से मिलेट्स को पॉपुलराइज़ किया जा सके। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रवण कुमार दुबे। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय एग्री इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय किसान संघ, नई दिल्ली में। साथ ही पूर्व केंद्राध्यक्ष रहे हैं भारतीय भूमि एवं जल संरक्षण संस्थान, आगरा में। डॉक्टर दुबे, आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 मिलेट्स एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और बहुत बड़ी संभावना भी। भारत में यदि हम देखें तो मिलेट्स के उत्पादन की चुनौतियां क्या हैं और कहां कहां संभावनाएं हैं, कहां कहां मिलेट्स उगाया जाता है? मिलेट्स जो हैं अपने देश में हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत पुरातन समय से साथ लगे हुए हैं जी। अगर हम इतिहास को पन्ने पलटें तो 3000 BC पूर्व जो इंडस सिविलाइजेशन में भी इनका ये आता है। इस समय ये 131 कंट्रीज़ में मिलेट्स का खेती की जाती है और लगभग 59 करोड़ पीपल लोग जो हैं वो इसमें जो इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश में मिलेट्स जो हैं वो 4 मेजर हमारे राज्य हैं: राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हर पार्ट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ जो मेजर मिलेट्स हैं, तो मिलेट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक मेजर और माइनर। मेजर मिलेट्स में बाजरा, सोरगम और ये आते हैं जो कि मैक्सिमम जिनकी खेती की जा रही है। इसके अलावा माइनर मिलेट जो है वो दूसरे अन्य राज्यों में पैदा किए जा रहे हैं। मिलेट के साथ अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करने लगें तो हम ये पाएंगे कि अमेरिका में अगर हम 5 भागों में बांट लें तो अफ्रीका में लगभग 490 लाख हेक्टेयर ज़मीन में इनकी खेती की जाती है और कुल इसका लगभग 42 टन के करीब ये पैदा होता है। इसी तरह अगर एशिया को देखें, एशिया, हमारा भारत एशिया में ही आ जाता है, तो 162 लाख हेक्टेयर के करीब होता है और 215 लाख टन जो है वो पैदावार होती है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड बहुत नाम मात्र के इसमें मिलेट हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मिलेट के लिए गर्म जलवायु चाहिए और पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो वहाँ भी ये 8 लाख हेक्टेयर में और 6 लाख हेक्टेयर में होता है और पैदावार भी 10 से 12 लाख टन होती है। पूरी दुनिया में 718 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है और लगभग 860 लाख टन जो है पैदावार होती है। हिंदुस्तान जो है हमारा, इंडिया अकेले ही 138 लाख हेक्टेयर में खेती करता है और 173 लाख टन जो है इसकी पैदावार होती है। ये यदि महाद्वीपीय आधार पर ना भी देखा जाए तो यदि देश की दृष्टि से देखें तो भारत सबसे बड़ा रकबा रखता है मिलेट्स के लिए। हाँ, विश्व के उसे रकबा भी रखता है और पूरे जो खुशी की बात ये है कि ज़्यादातर फसलों में जो विश्व का एवरेज यील्ड है उसमें हमारी अपनी एवरेज यील्ड, हिंदुस्तान की, भारत की एवरेज यील्ड, औसत जो उपज है वो कम होती है। लेकिन मिलेट के केस में ऐसा है कि जो विश्व की ग्लोबल एवरेज जो है वो लगभग 1229 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि हमारे यहाँ लगभग 12 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर का औसतन पैदावार इसकी होती है। तो ये भले ही 10 किलो पर हेक्टेयर ही सही, लेकिन ये उसमें ज़्यादा है। और लगभग दुनिया का, एशिया का 80% और दुनिया का लगभग 20% प्रोडक्शन जो है हिंदुस्तान दे रहा है, जो लगभग 170 लाख टन के करीब है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर की बात की जाए तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। भारत यदि अपनी खाद्य परंपरा को वैश्विक स्तर पर
इंट्रोड्यूस करे तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। जी जी। विश्व में आपने बताया कि कहाँ कहाँ पे श्री अन्न उगाया जाता है। मेजर और माइनर मिलेट्स की भी बात आपने की, इसे श्री अन्न क्यों कहा गया, कुछ खास वजहें थी? ऐसा है कि मिलेट स्पेसिफिक जो जितने इस ग्रुप में जो खाद्यान्न आते हैं, ये ऐसी घासों के छोटे बीज हैं, लेकिन इनको मोटा अनाज कहा गया है। दाना छोटा है लेकिन इनको मोटे अनाज का नाम दिया गया है। जी जी जी। अगर हम विश्व की श्री अन्न इसलिए कहा गया है कि क्योंकि आजकल हम जो लाइफ स्टाइल जो है लोगों का, ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ये आयरन की डेफिशिएंसी है, हाइपरटेंशन है, तो ये चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस की वजह से, फूड में न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस हो जाए उसकी वजह से आती हैं। लेकिन जितने भी हमारे ये मिलेट्स हैं और उनमें ये भरपूर मात्रा में रहती हैं। विटामिन जैसे आयरन है और मोर देन 30 to 40% लोगों के एनीमिक्स हैं, वो अगर ये मिलेट खाएंगे, ये टेंशन को, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और इसको एक नाम तो कुछ भी दिया जा सकता था, हम धन्यवाद करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने एक ऐसा नाम दिया है जिसमें पूरे विश्व में इसके चलते किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। श्री अन्न मीन्स इट्स, ये जो अन्न है, जो भोजन है, वो भगवान की देन ईश्वर से जुड़ गया। क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही क्रॉप डोमेस्टिकेट की गई थी खाने के लिए, हम लोगों के लिए, वो मिलेट ही थे। अच्छा। तो उसकी वजह से ये श्री अन्न है और दुनिया की तमाम बीमारियों से और उससे बचाता है। तो और इसके ये विशेष नाम दिया गया है, उसके लिए हम सभी मतलब आभारी हैं अपने इस नाम को देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर जो घोषित किया गया है उसमें भारत की बहुत महती भूमिका रही है। भारत एक अग्रणी देश है जो मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपना काम कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका भारत की हो जाती है कि वो किस तरह से लीड करे पूरे विश्व को, कैसे समझाए, अपनी खाद्य परंपरा को दूसरों के सामने रखे। यहाँ पर भारत सरकार अपने देश में किस तरह से मिलेट्स को बढ़ावा देने का काम कर रही है, ये हम जानना चाहेंगे डॉक्टर दुबे आपसे। भारत सरकार ने तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित होने से पहले ही मिलेट को बढ़ावा देने का कार्य शुरू कर दिया था जी। ये तो अभी 2023 में इसको घोषित किया गया है, लेकिन जब से ये सरकार आई है 2018 से हमें मिलेट्स पे हमने अपना कार्य शुरू किया था और तब से इसको हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है अपने हिंदुस्तान में 2018 को घोषित कर दिया था। इंटरनेशनल तो अभी 2023 में आई है। जी। तो जब 2018 में नेशनल ईयर घोषित किया था, तब से एक सबमिशन ऑन मिलेट्स बना, जिसमें कि राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत इस पे कार्य शुरू किए गए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अलग अलग स्टेट्स को, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि 5 स्टेट जो हैं जिसमें मेजर एरिया है, लेकिन जिन स्टेट्स में बहुत ही माइनर मिलेट्स हैं जो कि विलुप्त के कगार पे पहुंच गए थे, उन स्टेट्स के अंदर जिसे ट्राइबल एरिया में जो हमारे ट्राइब्स हैं वो जनजाति लोग पैदा करते थे, उनके संरक्षण के काम को देखते हुए तो उन राज्यों में जैसे उड़ीसा है और तेलंगाना है और दूसरे राज्य हैं, उनमें ये कार्य शुरू किया गया इस मिशन के तहत, जिससे कि उनका जो वैरायटी उनका संरक्षण हो सका। और दूसरा पोषण मिशन के तहत इसे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट द्वारा इसको पोषण मिशन के तहत इसको फैलाया गया। किनुआ जैसे सुपर फूड जो है, किनुआ को इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे यहाँ किनुआ की वैरायटी नई निकाली गई और हिम शक्ति करके एक वैरायटी है, उसे आईसीआर ने रिलीज़ किया है मिलेट्स की। तो 67 वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। हमारा एक हिंदुस्तान में भारतीय मिलेट का एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, उसमें
उसने आगे बढ़कर बहुत बेहतरीन कार्य किया है। 2018 के बाद उन्होंने 67 से ज़्यादा जो है वैल्यू एडिड टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी बैक स्टॉपिंग करके 400 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हुए हैं, जहां 900 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है उनका आज है। जी। हम एक्सपोर्ट का जो हमारा मिलेट का था 18 के बाद, वो जो कि 24 था, 2017 में 24 मिलियन टन था, वो बढ़ के अभी 26 मिलियन टन हो गया है 2020 में। तो 2-4 टन वो बढ़ा है। 13 नई वैरायटियाँ रिलीज की गई हैं। तो ये सब काम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय ईयर साल घोषित करने से पहले जो राष्ट्रीय थी उसी में ही शुरू हो चुका था। उसको गति देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते आते इसको इतना बृहद रूप दिया जा चुका है कि सरकार ने अलग अलग देशों में, अलग अलग कंटिनेंट्स में तरह तरह के काम किए इसके, तो जिनकी चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। ये मेजर मिलेट और माइनर मिलेट आपने बताया, ये क्या हैं और क्या माइनर मिलेट्स में कुछ ऐसी प्रजातियां रहीं या ऐसे मिलेट्स हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं? आपकी बातचीत में थोड़ा सा आपने बताया था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब खो जाने की कगार पर आ जाती है तो उसकी महत्ता भी हमें ज़्यादा समझ में आती है। मैं बोलूँ अभी? जी जी जी। चल, दोनों पे फोकस है? हाँ। ओके। तो कुल जो है 8 से 9 तरह के मिलेट जो हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मेजर मिलेट में ये है कि जैसे पर्ल मिलेट है, सोरगम है, और ये मेजर मिलेट में आते हैं और इनका एरिया ज़्यादा है और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉक्सटेल है, कोनो, कुटकी, ये ऐसी कुछ प्रजातियाँ थीं जो कि सिर्फ हमारे ट्राइब्स लोग ग्रो करते थे, पैदावार करते थे, और ये पहाड़ों में होती थी। मिलेट्स को हम लोग व्रत में भी यूज करते हैं, बाकी दूसरे अन्न व्रत में नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके लिए समा के चावल आते थे, उनको मिलना एक ऐसे दुश्वार हो गया था कि जो लोग व्रत रखते हैं उनको लिए कभी मतलब कई चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध नहीं है जी। तो उनकी उपलब्धता, जैसा कि किसी भी चीज़ की मतलब अगर हम उसे उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो उसको हम ये लगभग सस्टेनेबल नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए उनकी उपलब्धता ज़रूरी है। तो माइनर मिलेट्स की वही है जिनकी एरिया कम है और जो दाना बहुत छोटा है। दाना तो छोटे लगभग सभी मिलेट्स के हैं, और उनके गुण बहुत अच्छे हैं। कई जैसे सिर्फ आयरन ही नहीं, विटामिन ए और फाइबर जो है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, गट के लिए, तो उनमें वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इनका जो है ये डिफरेंस है माइनर और मिलेट इसका। और इनकी उपलब्धता जो है, जो हमारा देसी प्रजातियां थीं उन्हें हमने क्या किया है कि जो हमारा PVFRA जो है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसके तहत हमने उनको संरक्षित करने का कार्य किया है। और पिछले दिनों में बहुत सारी भारत सरकार ने इतना काम किया है कि 2000 पहले तो जो राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, अभी 2023 तक आते आते अलग अलग कई तरह की कमेटियां बना दी गई, 7 से ज़्यादा कमेटी बना दी गई हैं। और इन कमेटियों द्वारा, जिसमें 19 से ज़्यादा मंत्रालय, अकेले हम नहीं हैं, या कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, भारत सरकार के 1900 मंत्रालय जो हैं अलग अलग तरह के कार्य देख रहे हैं इसी मिलेट्स को लेके। मतलब कोऑर्डिनेटेड प्रयास शुरू हो चुके हैं, कोऑर्डिनेटेड और पूरी तरह से हैं, जिससे कि भारत से का जो एक्चुअली जो उत्पादन हो उसको अगर हमने मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो उसके किसानों को तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता है। तो किसानों तक अगर उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें और इसकी एक्सपोर्ट बाहर ही होना है, क्योंकि सभी लोग आजकल अपनी हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो जो मिलेट की ज़रूरत है अपने यहाँ, कभी ये गरीब का भोजन होता था, आज ये हालत हो गई, एक तो उपलब्धता कम है और मांग बढ़ी है अवेयरनेस बढ़ने से, तो ये महंगा हो गया है आम। हालांकि एक तरफ इसकी लड़ाई जो है, इसका कंपटीशन जो है गेहूं और चावल से है, और दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता और पैदावार कम है, जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई है, जो कि अब जो गरीब आदमियों का भोजन था वो गरीबों को मिलना मुश्किल हो गया आजकल। ये है कि जो है वो उसको आगे भेज देते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं। तो सरकार की क्या योजनाएं हैं इस जो श्री अन्न है, मिलेट्स है, इसको बढ़ावा देने के लिए?
सरकार तो जैसा कि मैंने बताया कि कई कोर कमेटियां बनाई गई हैं और टास्क फोर्स बनाए गए हैं। 19 मिनिस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं जो कि इसके काम में लगी हुई हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ICRISAT है वो काम कर रहा है। सरकार द्वारा दिल्ली में, देश में और विदेश में ट्रेड फेयर्स लगाए गए हैं। हमारे जितने भी दूतावास हैं वहाँ ये जो मिलेट डे और ऑर्गेनाइज किया गया। जो फूड है, ब्रेकफास्ट है, वो दुनिया के जो दूसरे राजदूत हैं उनको मिलेट का ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश करी जाती है। दुबई में एक्सपो किया है। अपने यहाँ सूरज कुंड मेला होता है, वहाँ सरकार ने अवेयर के लिए जो हमारा आहार योजना है मिलेट्स की, उसमें मिलेट्स के ऊपर जोर दिया गया है। सरकार जो है वो 7 सूत्रों पे काम कर रही है। एक तो ये एनहेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मिलेट्स, कि जो मिलेट्स हैं उनका उत्पादन बढ़े और जो फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। दूसरी तरफ इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च DRE और DAC काम कर रहा है, कृषि मंत्रालय काम कर रहा है। दूसरी तरफ न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें FSSAI है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो लोग उससे देख रहे हैं। तीसरा पिलर जो है जिस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है वो है वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग एंड रेसिपी डेवलपमेंट। वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और रेसिपी डेवलपमेंट का इतना बड़ा काम है जिससे टूरिज्म मंत्रालय और दूसरे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इसमें डेवलप हो रहे हैं। और ये हजार करोड़ रुपए के जो नए इस कार्य में जो हमारा हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है उसने इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलप किए हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर, कि वो लोग जो हैं मतलब बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर की वो उन्होंने यूनिट्स बन गई हैं। ये जो टूरिज़्म से जोड़ने की बात अपने खाने को है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पाद जो बना करके और अपने यहाँ सर्व करने की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे होटल्स हैं जो टूरिज़्म मैनेजमेंट के पास हैं। उन होटल्स में यदि इस तरह के मेन्यू में चीज़ें आ जाएं मिलेट से संबंधित तो ज़्यादा फ़ायदा होगा इन मिलेट्स को। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस जो अभी हम रेसिपी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे जी, प्रोसेसिंग एंड रेसिपी डेवलपमेंट, तो इसमें जितना भी हमारा जो होटल इंडस्ट्री है उनके जो शेफ़्स हैं, जो नामी गिरामी शेफ़ हैं, जो फूड के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनको बुला के और डिफरेंट तरह के जो है ना रेसिपीज़ का और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका हम अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जब जो चीज़ वो कहते हैं वो लोग ज़्यादा कैची होती है, लोग ज़्यादा पकड़ते हैं। स्टार शेफ्स जो होते हैं, स्टार शेफ्स को लेके किया है। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, कलेक्टिव डेवलपमेंट का काम जो है उसे कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रही है। अच्छा, तो एक अगला सूत्र उनका ये है कि फॉर्मूला ये है कि हम उसके स्टार्टअप और कोलैबोरेटिव जो कलेक्टिव डेवलपमेंट के बारे में बात करें। अगला है अवेयरनेस क्रिएशन के लिए, उसके ब्रांडिंग, लेवलिंग, प्रमोशन की बात होती है। इसमें सारी 19 की 19 मिनिस्ट्री लगी हुई हैं। और अगला जो एक है इंटरनेशनल आउटरीच पहुंचाने के लिए हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। ये रोड शो कर रही है डिफरेंट स्टेट्स में। डिफरेंट जो हमारी राजदूत हैं वहाँ इनके जो फंक्शन हो रहे हैं और उनमें फंक्शंस में फूड जो है वो इसका सर्व किया जा रहा है, इंडियन मिलेट बेस्ड, सो दैट कि अगर जब हमारी पैदावार बढ़ेगी, जो सोच है सरकार की, तो उस पर उसका फ़ायदा हमारे जो आखिरी किसान है उस तक पहुंचाया जा सके। और इसी तरह पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं फॉर मेन स्ट्रीमिंग के लिए, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड दूसरे जो लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो लगे हुए हैं पॉलिसी मेकिंग पे। तो कल को जब हमारा डेवलपमेंट होगा और जब हमारे यील्ड बढ़ जाए तो गलत ना आ जाए, मार्केट में भाव गिर ना जाए, उससे पहले हम ये इंश्योर कर लें कि हमारा जो भी पैदा किया है उसकी प्रोसेस होके और जिस रूप में लोग मांग रहे हैं बाहर विदेश में, उस लेवल में, उस तरह की पैकिंग में हम उन्हें उन तक पहुंचा सकें। इस पे बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है। ये 19 मंत्रालय आपने बताया कि ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से, तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन हल सामने आएगा, न सिर्फ उत्पादन का बल्कि मार्केटिंग का भी और रेसिपी डेवलपमेंट का भी, जो आखिरी हिस्सा माना जाए यदि हम मिलेट्स की बात करें तो। यहाँ पर
एक सवाल सामने आता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत हायर लेवल पर हो रही हैं और एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जनमानस तक किस तरह से ये चीज़ें पहुँचें, इसके लिए भी क्या कुछ प्रयास हैं? जो मैंने आपको बताया था कि जो मिलेट मिशन पे जो 2018 में काम शुरू हुआ था, उसके अगर हम आप रिजल्ट देखेंगे तो जो उड़ीसा मिलेट प्रोजेक्ट है या तेलंगाना मिलेट प्रोजेक्ट है, वहाँ एम एस स्वामीनाथन फाउंडेशन के द्वारा कुछ काम किया गया है। जो चीज़ें हम गेहूं और धान जैसी फसलों में सोच रहे थे, वो सारे के सारे काम अभी वो रिसर्च जो है अभी मिलेट्स के साथ स्टार्ट हो गई है। अच्छा। SRI है एक हमारा सिस्टम है जिसमें राइस इंटेंसिफिकेशन की बात होती है, जैसे व्हीट इंटेंसिफिकेशन की बात होती है, कैसे पैदावार बढ़ाई जाए जी। क्योंकि इसमें ये खराब मिट्टी में, खराब माहौल में, खराब पानी के साथ पैदा हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इनकी पैदावार भी कम होती है। लेकिन ऐसी वैरायटी मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि एक दो नहीं 74 से ज़्यादा नई वैरायटियाँ पिछले 5-7 साल में डेवलप हुई हैं जो किसानों को दी गई हैं। और ये सब हाई यील्डिंग है, ज़्यादा उत्पादन वाली ज़्यादा उत्पादन वाली हैं जी। और उस ज़्यादा उत्पादन को लाने के लिए क्या है कि एक सीड चेन बनाई गई है। मतलब कोई भी काम हैफेजार्ड नहीं होता है, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक काम चल रहा है। तो एक सीड चेन बने स्ट्रेंथन किया गया है, जिसमें ब्रीडर सीड प्रोक्योरमेंट जो है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उसके द्वारा फिर जो फाउंडेशन सीड का काम है, सर्टिफाइड सीड को अवेलेबल कराते हैं। और ये सारे काम जो हैं PPP मोड में हो रहे हैं। इसमें पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। सीड हब्स बनाए गए हैं, सीड विलेजेस बनाए गए हैं, जो कि उस सीड को, उस पर्टिकुलर टाइप के मिलेट को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। फ्रंट लाइन टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशंस, क्लस्टर डेमोस्ट्रेशंस किए जा रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जो मैं SRI की बात कर रहा था, SRI फॉर मिलेट इंट्रोड्यूस की गई है और उसके रिजल्ट इतने बेहतर हैं कि जहाँ 1 से 1.25 कुंटल होता था, वहाँ अभी 1.8 क्विंटल्स टू 1.8 टन टू 2.5 टन तक पैदावार होने लगी है। इसको ऑलमोस्ट 1.5 टाइम टू डबल पैदावार हो गई है उस सिस्टम को अडॉप्ट करने से, सेम वैरायटी के साथ। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि, चूँकि अगर डिमांड बढ़ेगी, कभी ये 20 से 25% हमारी प्लेट में भोजन मिलेट का होता था, 20 to 25% शेयर होता था, आज 8 या 6% रह गया है। लेकिन अगर शेयर बढ़ेगा तो अभी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी, जिसके लिए इंटरनेशनल ईयर तो अब आई है। हमारी सरकार ने 2018 से इस पे काम कर दिया था, जो कि आगे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे। तो ये किसान के लिए तो एक चुनौती है कि वो मिलेट का उत्पादन बढ़ाए, और साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराए हैं, उन्नत तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें ट्रेन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने किसान थे उन्हें तो मालूम थी सारी तकनीक, जो उनकी नई पीढ़ी है उन्हें बहुत सारी तकनीकों की भी जानकारी नहीं है, ना ये पता है कि इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा है जो बीत गया है। हम हरित क्रांति के बाद दूसरी फसलें जो मेजर क्रॉप्स है धान गेहूं पर आ गए हैं। तो ये वाला जो प्रयास है, इसको कितना इंटेंस होना है? बहुत सही कहा आपने, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धान गेहूँ और ये के होना कठिन है। धान को पानी चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छा खेत चाहिए। लेकिन पर्ल मिलेट जो है, या जो हमारे मिलेट्स हैं, वो जो हैं हार्श एनवायरनमेंट में, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है उसमें, और ख़राब मिट्टी में भी, ख़राब पानी के साथ भी बढ़िया ग्रो करते हैं। और जहाँ कुछ ग्रो नहीं कर पाता है वहाँ ये लोग ग्रो कर जाते हैं। तो ये किसान को, हाँ, जहाँ तक नई तकनीकों की बात है उसका ज्ञान है। उसके लिए हमारी जो भारत सरकार ने एक ऐसी विशेष व्यवस्था कर रखी है कि जहाँ तक इसके उगाने की बात है किसानों के, तो जो स्पेशल डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, और उसमें इतनी एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं आजकल ज्वाइन की हुई हैं कि उनकी इस देख रेख में इस पे जितनी तेज़ी से काम हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता। वहाँ से जो एंटरप्रेन्योरशिप आई है, वहाँ से जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके साथ जो यूनिट्स डेवलप हुई हैं, कि वहाँ एक सिर्फ खेती को बढ़ावा देने की बात नहीं, कैसे उसकी
वैल्यू एडिशन होनी है उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। वो लोग कैसे उसको हम वैल्यू एडिशन के अलावा मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, तो हर चीज़ का हैंड होल्डिंग है उस इंस्टीट्यूट में। तो और नई जनरेशन जो आ रही है जिसको आप कह रहे हैं सीखने की ज़रूरत है, वो उन लोगों का स्पेशल केयर हमारा जो ICAR का इंस्टीट्यूट है वो रखता है। और वो जा रहे हैं अभी तो देखने के लिए। आप अभी तो पॉपकॉर्न की बात चलती थी, अभी हम बाजरा का जो पफ्स है ना वो मार्केट में उन यूनिट्स के द्वारा आ गए हैं। और लोग पॉपकॉर्न की बजाय आने वाले समय में सारे पिक्चर हॉल में या बाहर लीजर टाइम में आप देखेंगे कि लोग बाजरा और सोरगम के पफ्स को खा रहे हैं। तो इस तरह से जो ये चीज़ बदल नहीं है। जैसे आपने बात चलाई कि मोमो आ गया, मैगी आ गई, ये सब आते गए, दिन दूर नहीं है जब तक कि मिलेट से बने हुए मिलेट और मिलेट से बने चीज़ें आपको अपने रुचि के अनुसार मार्केट में उपलब्ध होंगी। और क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर इस पे इतना जो कार्य हो रहा है वो हम विफल हो जाएंगे। हमें दुनिया को तक उनकी डिमांड को उनके हिसाब से उनकी रुचि के अनुसार उन तक पहुंचाना है। कुछ समय पहले तक हम ये कहते थे कि फास्ट फूड का ज़माना है, हर वो चीज़ जो हम जल्दी से बना लें या जल्दी से उपलब्ध हो जाए वो पॉपुलर हुई। इस वजह से मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा हमारे खाने में, और मैदे से अब लोग परहेज़ भी करने लगे हैं। तो मैदे का एक रिप्लेसमेंट मिलेट हो सकता है? ज़रूर, निश्चित रूप से होगा ये, क्योंकि जो समय जो आने वाला है इसमें जो मेजर फोकस गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का ये है कि उसकी वैल्यू एडिशन से संबंधित टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाएं, प्रोसेसिंग की नई नई तकनीकी खोजी जाएं और प्रोसेस करके उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए। और रेसिपी डेवलपमेंट के लिए जैसा मैंने आपका जो नामी ग्रामी शेफ्स जो हैं जो एक कंपटीशन करते थे या पहले, वो लोग इसके बीच में आए हुए हैं। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि सभी लोगों को, जब हमारा G20 चल रहा है, जहाँ भी पूरे देश में G20 की समिट होती है वहाँ मिलेट बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है, मिलेट बेस्ड फूड होते हैं। अच्छा। और सभी लोग फोर्क और चम्मच से नहीं खाते हैं, हाथ से वो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। और सभी को, जितने राजदूत हैं, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो जो भी हैं, इतने लोग आते हैं और सभी को ये खिलाने की परंपरा डाली गई, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी उत्पाद होगा उसको हम दुनिया को मार्केट कर पाएंगे, बेच पाएंगे। जो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी है, यदि वो इस तरफ अग्रसर हो जाए और इन सभी जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की उद्योग लगाने की ज़रूरत है, बहुत सारे उद्योग सीखे, ट्रेनिंग ले और आगे बढ़ाए इन सब चीज़ों को, तो उसके लिए भी ज़्यादा संभावनाएं रोज़गार की बन जाती हैं। हाँ, उसी के लिए तो जो एंटरप्रेन्योरशिप में बता रहा हूँ ना, वो उसी के लिए है। और कि जो नए नए रोज़गार पैदा हो रहे हैं, फैक्ट्री लग रही है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, तो रोज़गार पैदा हो रहा है। उसके साथ ही जो है कि डिफरेंट इवेंट्स जो जैसे मैं बता रहा था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे